जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। ठीक है, तो आज लो तो क्या करना है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर लो तो पूरा हो गया। तो आज लो तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसका क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो है, ये बेसिकली डीपीपी सॉल्व करवा रहा हूँ, या जो अच्छे क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक ठाक क्वेश्चन बेसिक से पूरे सॉल्व करवा रहा हूँ। फिर इसके बाद जो जीत एक्सपर्ट के जो चैनल है ना, लोता ही उसी पे आएगा। जीत एक्सप्रेस करते जो सेकंड चैनल है ना, उस पे आएगा। क्या बता देते हैं, आपका टेस्ट जो है वो उस पे आएगा, पिनाक सीरीज के अंदर। वहाँ पे पिनाक सीरीज कल से टेस्ट हो रहे हैं। तो अभी तक जितने चैप्टर हुए हैं सबके हो चुके। और बॉटनी में जो चैप्टर नहीं हुए हैं इस चैनल पे, जैसे आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोसिस्टम और फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये 4 चैप्टर जो इस चैनल पे अभी तक नहीं हुए हैं वो उस चैनल पे डल चुके हैं, पिनाक सीरीज के अंदर। ठीक है, और उनके टेस्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। और जूलॉजी जितनी यहाँ हुई है उतनी ही वहाँ हुई है। मेरी भी रिकॉर्डिंग्स डल गई हैं और सुमित सर भी वहाँ पे डाल ही रहे हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ। जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कैसा था। तो पहली बात, अर्ली एटमॉस्फेयर जो था वो लेड्यूसिन था। वो क्या था, लेड्यूसिन एटमॉस्फेयर था। वो कैसा एटमॉस्फेयर था, लेड्यूसिन एटमॉस्फेयर था। लेड्यूसिन एटमॉस्फेयर था मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। मतलब नहीं प्रेजेंट थी मतलब फ्री फॉर्म में, जैसे O2 के फॉर्म में या O3 के फॉर्म में या O3 के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगी, O3 के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगी। तो वाटर वेपर CH4 NH3 और ऑक्सीजन ये नहीं है, हाँ कि ना। ठीक है, दूसरा CO2 NH3 CH4, पर वाटर वेपर भी तो बहुत सारी थी, तो वाटर वेपर किधर गई। तीसरा CH4 NH3 H2 वाटर वेपर, ये सही है। CH4 O3 O2 वाटर वेपर, ये सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, हाँ कि ना। ये सर, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ऑपलिन थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन। ऑपलिन की जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ वो किस पे बेस्ड है। पहली बात, ऑपलिन ने जो थ्योरी दी थी वो दो चीज़ों पे थी। यानी दो चीज़ थे उसमें, कीमोजेनी बायोजेनी, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तो सब कोई मानते हैं कि एक पहले इन सिंगल सेल बना होगा और उससे डेवलप हुए होंगे, ये तो बाकी थ्योरी में भी था। पर केमिकल इवोल्यूशन वाला जो टर्म है वो इसमें नहीं था, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो ऑपलिन की थ्योरी थी वो केमिकल इवोल्यूशन पे बेस्ड थी। तो जैसे जैसे आपके केमिकल्स बनते गए, केमिकल कंपाउंड बनते गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते गए, वैसे वैसे आपकी लाइफ की फॉर्मेशन होना चालू हुई और लाइफ इवॉल्व करते गई, हाँ कि ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, आर्कियोप्टेरिक्स इज नोन एज मिशन कनेक्टिंग लिंक बिकॉज इट इज अ फॉसल एंड हैज कलेक्टर्स बिटवीन। किसके बीच में है कलेक्टर, बेसिकली बर्ड एंड रेप्टाइल, बर्ड एंड रेप्टाइल्स के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शब्दों का समझना। मिशन मतलब ये लुप्त हो चुके हैं, अब नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है कि बिकॉज इट इज अ फॉसल। वो फॉसल है इसीलिए वो मिशन है। और कनेक्टिंग लिंक क्यों, कनेक्टिंग लिंक इसलिए क्योंकि वो उसके पास कलेक्टर है दो चीज़ों के बीच था, और वो दो चीज़ कौन सी हैं, लेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, हाँ कि ना, बर्ड्स एंड लेप्टाइल्स, इसीलिए यहाँ पे हो गया सेकेंड ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, मैच दी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज दी करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था, आंसर है 4.5 बिलियन ईयर अगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कब चालू हुआ था, 4 बिलियन ईयर अगो। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म कब आई थी, 2 बिलियन ईयर अगो। और फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म कब आई थी, 3 बिलियन ईयर अगो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का फोल, ए का फोल नहीं होगा, ए का 3, ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 2, सी का 1, यहाँ पे सी का 1 है ना, तो इसीलिए थर्ड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब तो लोग बोलोगे सर ये दो ऑप्शन पे कैसे सही हुई थी, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म, तो 2 से और 3 से 3 बिलियन ईयर अगो आई थी, तो ये 4 बिलियन ईयर अगो कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया। तो आंसर है यहाँ पे टर्म दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ पे वो ओरिजिन होना चालू हुए थे। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो 4 बिलियन ईयर अगो पहले चालू हो गए थे, हाँ कि ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन सेज दैट।
थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोलती है? बेसिकली वो ये बोलती है कि जो आपकी लाइफ है, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या डेड एंड डिकेइंग मैटर से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ऑप्शन 1 क्या बोला है? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेड एंड रॉटन मैटर लाइक स्लॉश एंड मड। तो आंसर है यस। आंसर है यस। क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन एंड इंडिकेट कॉमन ओरिजिन। होमोलोगस ऑर्गन मतलब बताते हैं जिनका ओरिजिन सेम हो पर फंक्शन अलग अलग हो। तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन क्या होगा होमोलोगस ऑर्गन? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन जो है उनका ओरिजिन अलग अलग है पर फंक्शन एक है। तो यहाँ पे उल्टी बात चलेगी और ये उल्टी बात होती क्या है? एनालोगस ऑर्गन। हाँ कि ना? यस सर। पोटैटो, स्वीट पोटैटो बता देते हैं। पोटैटो और स्वीट पोटैटो का ओरिजिन अलग अलग है कि एक स्टेम है एक रूट है और दोनों का काम सेम है, मतलब ये दोनों भी एनालॉगस हैं, तो ये होगा ही नहीं। दूसरी बात, टोन्स ऑफ बोगनविला एंड टेंडर्स ऑफ कोकोलपीता। तो आंसर है ये होमोलोगस होंगे क्योंकि इनके ओरिजिन सेम है। एक्सिलरी बर्ड से दोनों ओरिजिन होते हैं पर दोनों के फंक्शन अलग है। थॉर्न जो आपके प्रोटेक्शन में काम आता है, टेंडर्स जो है वो आपके कोकोलपीता के प्लांट को क्लाइंब करने के काम आती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? विच यानी व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन appeared to have occurred in a isolated geographical area, one can call this। जब एक ही आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया में एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। ये डायलेट एनसीईआरटी की लाइन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज होमोलोगस ऑर्गन। तो इनमें से कौन से सेट में होमोलोगस ऑर्गन है? इनमें से कौन से सेट में होमोलोगस ऑर्गन है? तो हैंड्स ऑफ मैन, मंकी एंड कंगारू एंड टंग ऑफ एलिफेंट बिल्कुल भी नहीं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट बिल्कुल भी नहीं। लिम्स ऑफ ग्लास ऑपर, हॉर्स एंड बैट बिल्कुल भी नहीं। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, मॉस्किटो एंड हनी बी, ये होगा। ठीक है, तो ये सबका ओरिजिन सेम है माउथ पार्ट पर काम अलग अलग है। जैसे कॉकरोच का च्यूइंग व्यूइंग के लिए है, मॉस्किटो का सक करने के लिए है खून को, हनी बी का नेक्टर सक करने के लिए, तो अलग अलग है। हाँ कि ना? ये सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इवोल्यूशनरी कन्वर्जन मतलब कन्वर्जेंस इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी कन्वर्जन मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ कि ना? यस सर। डेवलपमेंट ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर इज क्लोजली रिलेटेड ग्रुप। तो डिसिमिलर कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना क्लोजली रिलेटेड ग्रुप में, क्या ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर सिमिलर होता, सिमिलर कैरेक्टर का डेवलप होना, सिमिलर कैरेक्टर का डेवलप होना इन फार यानी बता देते हैं इन फार रिलेटेड ग्रुप या इन नॉट सो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, मतलब कि जो दूर दूर के ग्रुप हैं जो अपने एक दूसरे से बहुत दूर में जाके मिलते हैं, उनकी एंसेस्ट्री बहुत दूर जाके मिलती है, जैसे लॉयन और इंसान, अगर उनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होता है तब वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर इन द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। तो आंसर है यस। यही बात मैंने अभी बोली थी, कॉमन कैरेक्टर का डेवलप होना बिल्कुल ही अलग अलग ग्रुप में, वही कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू लेमार्क विच ऑफ द यानी अकॉर्डिंग टू लेमार्क व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड स्पीसीएशन। क्या कॉज था स्पीसीएशन था? अकॉर्डिंग टू लेमार्क क्या कॉज था? तो आंसर है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। हाँ कि ना? स्मॉल वेरिएशन नहीं था, नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन ने दिया था, म्यूटेशन नहीं था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट 1 ये बोलना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन डाइवर्सिटी हैज यानी डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर। तो जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, क्या उसके हिसाब से ऐसा था कि डाइवर्सिटी हमेशा सेम रही है जब से बनी है और हमेशा वैसे ही रहेगी? क्या ये बात सही है? तो आंसर ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था ये किसी चर्च के पोप के द्वारा दी गई थी। अब आता है स्टेटमेंट 2 बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ इज अबाउट
6000 ईयर ओल्ड, तो आंसर है नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अर्थ जो है वो 4000 ईयर ओल्ड ही है, हाँ कि ना? यस सर। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। असर्शन क्या बोला है? डार्विन finches of Galapagos Island have different type of modified beak according to their food habits। तो आंसर है यस। उनके फूड हैबिट्स के हिसाब से जो सीड एटीन है उनकी सीड एटीन बीक है, जो सीड यानी ताकत है, जो फ्लूट एटीन है उनकी फ्लूट एटीन बीक है। ठीक है। लीजन क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल कैरेक्टर्स फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म। मतलब एडेप्टिव रेडिएशन से क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर का फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर फॉर्म। एक कॉमन एंसेस्टर फॉर्म से अलग अलग तादाद हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर है ये सर। यही जो है कि एडेप्टिव रेडिएशन में कॉमन एंसेस्ट्री रहती है, कॉमन एंसेस्टर फॉर्म लेता है और उससे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म बनते हैं किसी भी चीज़ के। तो क्या ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो आंसर है यस। पहले सभी की सभी बस CD3 थी, फिर कुछ CD3 बची, कुछ फ्लूट18 हो गई, कुछ इंसेक्टिवोलस हो गई। तो एक कॉमन एंसेस्टर फॉर्म था जो CD3 था, फिर उससे धीरे धीरे डिफरेंट फॉर्म बन गए, जो कुछ फ्लूट18 बन गए, कुछ इंसेक्ट18 बन गए, हाँ कि ना? यस सर। तो बोथ असर्शन एंड लीजन आर ट्रू एंड लीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, हाँ कि ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। असर्शन रीजन ही है, तो असर्शन क्या बोल रहा है? डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम वुड बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। तो आंसर है यस। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है तो आप बोल सकते हो जेनेटिव वेरिएशन आए, और जेनेटिव वेरिएशन आए तो आप बोल सकते हो आगे जाती इवोल्यूशन हो सकता है, आगे जाती इवोल्यूशन हो सकता है। According to Hardy-Weinberg principle, allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation। आंसर है यस। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में यानी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एलील फ्रीक्वेंसी तादाद एक पॉपुलेशन में स्टेबल है और जनरेशन वाइज जनरेशन भी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। पर क्या ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? आंसर है नहीं। तो दोनों सही हैं, पर आल इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी असर्शन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 14 में असर्शन क्या बोल रहा है? प्लेसेंटल वुल्फ एंड टास्मेनियन वुल्फ आर मार्सुपियल शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक प्लेसेंटल वुल्फ और टास्मेनियन वुल्फ जो एक मार्सुपियल है, क्या वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं? आंसर है यस। रीजन क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। तो जो प्लेसेंटल मैमल उसमें बचे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो भी एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं? तो आंसर क्या होगा? यस, वो भी एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। पर क्या ये इसे एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, इसलिए क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन दी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन। इनमें से किसके कारण तादादें हैं एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज हो सकता है एक स्मॉल पॉपुलेशन से? तो आंसर है किस में हो सकता है? क्या फाउंडर इफेक्ट में हो सकता है, क्या बॉटलनेक इफेक्ट में हो सकता है, क्या एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में हो सकता है? तो आंसर है फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट, दोनों के कारण जीन पॉपुलेशन यानी स्मॉल पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है, उनकी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है, क्योंकि दोनों ही जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं द यानी करेक्ट लोग जाओ यार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज। करेक्ट सीक्वेंस क्या है इस ऑफ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन या इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन में? तो पहले आए आपके दलायोपैथिकस, फिर लामापैथिकस, फिर आपके आए ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फिर आए आपके होमो हैबिलिस, फिर होमो इलेक्टस, फिर होमो सेपियन। हाँ कि ना? होमो सेपियन में बात करूँ तो पहले निएंडरथल्स, फिर क्रो-मैग्नन और फिर मॉडर्न मैन। तो निएंडरथल्स ऑस्ट्रेलोपैथिकस से बिल्कुल भी नहीं, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो इलेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, मॉडर्न मैन ये हो सकता है। अगर बीच के स्किप कर दे तो होमो इलेक्टस ऑस्ट्रेलोपैथिकस से बिल्कुल भी नहीं,
ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन, होमो इरेक्टस, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑस्ट्रेलोपैथिकस इज द रियल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। क्या वो रियल एंसेस्टर है मॉडर्न मैन के? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। रियल एंसेस्टर कौन होंगे? क्रो-मैग्नन मैन होंगे। अगर क्रो-मैग्नन मैन नहीं दिया है तो फिर आपके वो होंगे कौन, किन्हें बोला जाएगा? होमोसेपियन तो बोला जाएगा। होमोसेपियन में अगर ऑल डिटेल बात की, यानी अगर होमोसेपियन कल ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आपका होमो इलेक्टस होगा, बस। ठीक है। निएंडरथाल मैन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमोसेपियन, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होमो इलेक्टस इज दी एंसेस्टर ऑफ मैन, यस सर, ये बोल सकते हो, ना डायलेक्ट ना वियल, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं, मैच दी कलेक्ट ब्लेन कैपेसिटी गिवन इन कॉलम बी विद प्राइमेज गिवन इन कॉलम 1। तो होमो इलेक्टस का कितना था बताते थे ब्लेन कैपेसिटी? तो सोच के बताओ कितना था, आपको कितना याद है, कितना याद था? तो आंसर है 900, आंसर है 900 था। निएंडरथाल मैन का कितना था? निएंडरथाल मैन का कितना था? तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1400। आंसर क्या हो जाएगा? 1400। आंसर क्या हो जाएगा? 1400। होमो हैबिलिस का कितना था? 650 से 800, और होमो इलेक्टस का 600। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ये तो पहले ही ऑप्शन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। असर्शन क्या बोला है? एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ आल a result of, ये आल a result है या आल रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? क्या एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन था? आंसर है यस सर। लीजन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन हेंस हैविंग सिमिलरिटीज। तो आंसर है यस सर। और क्या इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं? यस सर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेटमेंट 1 ये बोल रही थी, डार्विन स्टेटेड दैट स्पीसीज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरनमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन दी अदर्स। तो आंसर ये, जो ज़्यादा अच्छे से फिट होगा उस एनवायरनमेंट में, रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, वो ज़्यादा प्रोजेनी उस एनवायरनमेंट में देगा। साथ ही साथ स्टेटमेंट 2 क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस रिफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो आंसर है ये, डार्विन का मानना यही था, डार्विन का मानना यही था कि आपका जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वही आपका एक्चुअल फिटनेस है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बेसिकली ये देख लेना अकॉर्डिंग टू डार्विन दिया है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेलिस स्पीसीएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन इज नोन एज सॉल्टेशन, is also known as saltation, which means single step large mutation। सिंपल सी लाइन है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, हाँ कि ना? यस सर, थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, विच लेप्टाइल्स went back into water to evolve into fish like reptiles। तो इसका एक एग्जांपल बताया था कि कुछ लेप्टाइल्स वापस से वाटर में चल दिए थे ताकि वो फिश लाइक लेप्टाइल्स को दा देते हैं, फिश लाइक लेप्टाइल्स में डेवलप हो सके। तो इसका आंसर है इसिटियोसॉलिस, इसिटियोसॉलिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, इन विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू पिक्सल फॉर्म। किस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में टू पीक बनते? तो आंसर है डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन। हाँ टीना, यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ऑन गैलापागोस आइलैंड डार्विन ऑब्जर्व वेरिएशन इन द बीक ऑफ बर्ड इस कंडीशन। तो लोगों ने क्या बोला? डार्विन प्रिंसेस, एंड ही कंक्लूडेड दैट, एंड ही कंक्लूडेड दैट interspecies variation, natural selection according to food, interspecies variation inheritance of acquired character। तो आंसर है नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू फूड। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो और यहाँ पे एजियन कौन बना? फूड बना। कौन बना? फूड बना। कौन बना? फूड बना। हाँ कि ना? क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, यानी 25 पे आते हैं। असर्शन रीजन है। असर्शन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस अल्टीमेटली एंड ओनली रिफर टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। आंसर है यस। लीजन ऑर्गेनिज्म हु फिट बेटर इन एनवायरनमेंट लिव मोर प्रोजेनी देन दी अदर। तो आंसर है यस। क्या ये इसे करेक्टली बता भी रहा है? तो आंसर है यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन एंड लीजन बोथ आर करेक्ट एंड लीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है? असर्शन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यस सर। लीजन इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, those that are better adapt, those who that can better adapt, survive and increase in population, increase in population। सही। तो आंसर है यस।
जो ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छे से ताते थे सर्वाइव कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंक्रीज लाएंगे पॉपुलेशन साइज में। पर क्या ये इसे एक्सप्लेन कर रहा है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्या आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसीलिए हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। The assertion and lesion both are correct, but lesion is not the correct explanation of assertion. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। हार्डी विनबर्ग लॉ में p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इफ एन एनिमल इज इफ एन इफ दी ए एनिमल मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर वाला एनिमल जो है वो 36% है, फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ 2pq वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये 36 है, ये 36 है, तो बता देते हैं आपका ये जो बेसिकली जो क्यू स्क्वायर है वो कितना हुआ? 36 हुआ। क्यू स्क्वायर कितना हुआ? 36 हुआ। अगर क्यू स्क्वायर 36 है तो क्यू कितना हुआ? क्यू कितना हुआ? सोचो, क्यू कितना हुआ? सोच बेटा, सोच सोच सोच। क्यू कितना हुआ? 6 हुआ ना यार, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? What are you doing man? What are you doing? क्या कर रही हो? तो ऐसे ध्यान से देखो, क्या ऐसे होगा सॉल्व? सोचो कैसे होगा? 2pq की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2pq की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2pq की वैल्यू कैसे निकालोगे? सोचो सोचो सोचो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे शाबाशी देता हूँ कि तुम लोग निकाल पाते हो कि नहीं, ये पता चलेगा अब। ये वाले क्वेश्चन तो तुम लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। सोचो 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 सोचो। कर पाते हो कि नहीं, मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देखूं। सोचो 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 सोचो। इसीलिए समय दे रहा हूँ यार, सोचो कैसे करोगे। वैसे दिमाग लगाओ। फ्लैक्शन सॉल्व करना आता है? अगर फ्लैक्शन सॉल्व करना आता होगा तो पता होगा कैसे होगा, कैसे होगा। सर यहाँ पे फ्लैक्शन कहाँ से आया? 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 अरे यार देखो ना, इतना समय दे दिया तब भी नहीं कर पाए तुम लोग। क्या कर रहे हो यार इतने सालों में मैथ्स पढ़ के? सर मैथ्स पसंद नहीं था इसीलिए तो बायो लिया। अब बायो में मैथ्स आ जाएगा हम लोग, क्यों फिर बायो छोड़ दें क्या? अरे चलो वापस से चालू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? 36%। जब भी आपको किसी को सॉल्व करना रहता है तो 36% एक्चुअल में है क्या? 36/100 फ्लैक्शन है, और ये है क्यू स्क्वायर का बराबर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, ये क्या है? क्यू स्क्वायर का बराबर है। हाँ कि ना? ऐसा क्यों सर? आपने 36% क्यों नहीं लिया? तो P+Q इज इक्वल टू 1 में P और Q परसेंटेज में नहीं है, समझ में आया? वो फ्लैक्शन में, तो आपको फ्लैक्शन में लेना पड़ेगा। तो क्यू स्क्वायर कितना हो गया? 0.36। क्यू स्क्वायर कितना हो गया? 0.36। कितना हो गया? 0.36 हो गया। हाँ कि ना? 0.36 मतलब क्यू कितना हो गया? क्यू इसका स्क्वायर रूट हो गया। 0.36 का स्क्वायर लेंगे तो क्यू कितना हो जाएगा? सोचो। 0.6 कितना हो जाएगा? 0.6। अब अगर Q 0.6 है तो P प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1, तो P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा 0.4। P कितना हो जाएगा? 0.4। P कितना हो जाएगा? 0.4। आखिर ना? अगर P 0.4 है, Q 0.6 है, तो 2PQ कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 0.6, 0.48 हो जाएगा इंटू 2, यानी 0.4 इंटू 0.6 0.24 हो जाएगा, और फिर इंटू 2 करने से 0.48 हो जाएगा। 0.48 हो जाएगा। हाँ कि ना? पर अब और ये फ्लैक्शन में कैसे आएगा? 48/100, 48/100। हाँ कि ना? पर अब इन्हें इसे हम लोग तो किस में देना है? परसेंटेज में देना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 48%। थर्ड ऑप्शन। हाँ कि ना? सीधा आंसर आया है। थोड़ा सा फ्लैक्शन सॉल्व करना आता ना तो हो जाता।
हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, पर सर हम गधे हैं, हमें कुछ नहीं आता सर, इसीलिए तो बायो ले लिए थे, सोचे थे बायो इजी है। अब तो फिजिक्स में इतना मैथ्स आ रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में भी इतना मैथ्स आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करें सर, क्या करें? ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म होता है, ये बता देते प्रैक्टिस सेशन। अब टेस्ट होगा, टेस्ट, टेस्ट होगा, टेस्ट। याद रखना, जीत एक्सप्रेस पे टेस्ट है कल। ये नहीं, इस संडे ले लूँ क्या? हाँ, इस संडे ले लेता हूँ टेस्ट, जीत एक्सप्रेस पे आना जरूर, भूलना नहीं। ठीक है, जयराम जी की